आज एक नए यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग। यूनिट 9 है सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। ये थोड़ा लंबा यूनिट है, थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा नहीं है। पिछले यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था द्रव्य और विकिरण की दोहरी प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उसके बाद फिर सेमीकंडक्टर शुरू कर रहे हैं। इसके बाद फिर परमाणु और नाभिक पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली जो परमाणु और नाभिक का जो पार्ट यूज होता है वो आप केमिस्ट्री में जानते हैं क्या होता है। देखिए शुरू करते हैं। देखिए मुख्यतः पदार्थ तीन तरह के होते हैं। एक चालक मतलब कंडक्टर, दूसरा अचालक मतलब इंसुलेटर या बेड कंडक्टर जिसको बोलते हैं, और तीसरा पार्ट है, यही है इस चैप्टर टॉपिक के लिए, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं। चालक के बारे में पहले से आप जानते हैं। कंडक्टर किसको बोलते हैं? तो चालक वैसे पदार्थ हैं, कंडक्टर्स वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन, उसमें आवेशवाहक कौन है चालक के लिए? तो चालक के लिए चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसके चलते इसमें इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है या होता है। तो एक लाइन में सीधा बात है कि चालक क्या है? तो चालक वैसे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा बात, अचालक क्या है? तो अचालक या इंसुलेटर वैसे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जिसके चलते ये विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकते हैं। ऐसा समझिए, थोड़ा सा और एक दो टर्म आपके सामने हम ला रहे हैं इसमें चालक से रिलेटेड। वो ये कि चालक किसको बोलेंगे? तो चालक वैसे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनकी चालकता अधिक होती है। चालकता वर्ड को अभी आप सीधे ऐसे ही समझिए कि चालन करने की क्षमता। जिनकी चालकता मतलब कंडक्टिविटी अधिक होती है और जिनकी प्रतिरोधकता मतलब विरोध करने की क्षमता, रेजिस्टिविटी कम होती है। तो ऐसे पदार्थ चालक हो गए। क्या क्या बात बोले? 3 पॉइंट है चालक के लिए। पहला बात ये बोले कि चालक वैसे, देखिए सब नाम से ही क्लियर है, खाली हमको यह बात, यह इससे रिलेटेड बात आपको बोलना है, बता देना है कि चालक वैसे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा बात, नाम से ही आप समझ रहे हैं कि जिसकी चालक है इससे आवेश आसानी से प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकता है इसमें, तो इसकी चालकता अधिक होती है। दूसरा पॉइंट हो गया कंडक्टिविटी जिसका हाई है। और तीसरा बात रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता जिसकी कम होती है, उसको बोलते हैं चालक। चालक के लिए प्रतिरोधकता का क्रम है, प्रतिरोधकता कम होता है, विरोध करने की क्षमता इसमें कम होती है। किस चीज का? तो धारा प्रवाह जैसे होता है तो उसके विरोध करने की क्षमता या आवेश प्रवाह के विरोध करने की क्षमता कम होती है। और विस्तार से इसके बारे में, करंट के बारे में सीखना है। तो चालक के लिए प्रतिरोधकता का क्रम है 10⁻⁻8 ओम मीटर। देखिए आपने 10th में पढ़ा होगा, R = होता है रिलेशन रो इंटू L बाई A। ये रिलेशन हम लोग डिराइव करेंगे यूनिट 2 में, जिसमें रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता। ये टर्म आपका सीखा हुआ है 10th क्लास में, अभी सिर्फ हम इसका यूज कर रहे हैं। तो चालक के लिए प्रतिरोधकता का क्रम है 10⁻⁻8 ओम मीटर। और चालकता जो होती है वो प्रतिरोधकता का इनवर्स है, उल्टा है, व्युत्क्रम है। तो सिग्मा बराबर बोलते हैं 1/रो। रो हो गया प्रतिरोधकता और सिग्मा को बोलते हैं चालकता। आइए दूसरा बात, दूसरा चीज है अचालक के बारे में। अचालक में ठीक इससे उल्टा उल्टा बात हो जाएगा। क्या क्या? इंसुलेटर क्या हुआ? तो वैसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है, जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। विद्युत धारा जब प्रवाहित होगा तो धारा के प्रवाह करने का, विरोध करने की क्षमता इसमें बहुत अधिक है, इसलिए धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है अचालक में। और प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो गई तो चालकता का मान बहुत ही कम कहेंगे। तो अचालक पदार्थों के लिए चालकता का मान बहुत ही कम है। अब आइए, जो इसमें एक बात है वो है अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। अर्धचालक, देखिए अर्धचालक वैसे पदार्थ होते हैं जिनको चालक और अचालक के बीच में रखा जाता है।
ये सेमीकंडक्टर है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रखा जाता है। क्या कारण है ऐसा वो समझिए कि अर्धचालक वैसे पदार्थ हैं, नाम देखिए अर्धचालक, सेमी का मतलब ही होता आधा, सेमी कंडक्टर। तो अर्धचालक वैसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम, चालक में तो सबसे ज्यादा चालकता होता है, चालन करने की क्षमता, जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक होती है। तो बोलेंगे कि अर्धचालक वैसे पदार्थ हैं जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक होती है, उनको बोलते हैं अर्धचालक। या प्रतिरोधकता अगर बोलना है, प्रतिरोधकता मतलब विरोध करने की क्षमता, अचालक में सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता और चालक में सबसे कम प्रतिरोधकता। तो फिर इसी के बीच वाला परिभाषा बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि अर्धचालक वैसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता अचालकों से कम और चालकों से अधिक होती है, वैसे पदार्थ अर्धचालक कहे जाते हैं, सेमीकंडक्टर। अब रह गया बात मुक्त इलेक्ट्रॉन का, बात करते हैं कि चालक वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, मतलब इसमें बहुत सा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होता है, अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अर्धचालक के बारे में क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर्टेन सिचुएशंस में, ऐसे विशेष स्थिति में, या ऐसा समझिए कि निम्न ताप पर, लो टेम्परेचर पर अर्धचालकों के लिए, निम्न ताप पर लो टेम्परेचर के लिए अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मतलब कम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर अर्धचालक अचालक की तरह व्यवहार करता है, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब क्या होता है, तापमान बढ़ाने से अर्धचालक में हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जिसके चलते ये चालक के जैसा व्यवहार करने लगता है। तो क्या बात हुआ, क्या बोले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बात हुआ कि कम ताप पर, तापमान कम रहेगा तो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, तो ये अचालक के जैसा व्यवहार करेगा। और तापमान बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे। क्यों आएंगे वो हम पढ़ते हैं इसके बाद, समझते हैं इसके बाद। तापमान बढ़ाने से ये किसके जैसा व्यवहार करता है, तो ये चालकों की तरह व्यवहार करता है। तो ये हो गया सेमीकंडक्टर। देखिए आवर्त सारणी आपने देखा होगा, तो लेफ्ट साइड में मेटल्स है, राइट में नॉन मेटल्स है, और बीच में ऐसा समझिए ना, ये चालक इधर, इधर अचालक, और ये जो बीच में ग्रुप 4 का एलिमेंट है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो ये इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ही अर्धचालक के उदाहरण में है। चालक का उदाहरण में तो धातु हो गया, अर्धचालक के उदाहरण में अधातु हो गए। आइए अब इसके बाद देखते हैं, तो 3 परिभाषा हो गया, चालक का, अचालक का और अर्धचालक का। चालक वैसा पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जिनकी चालकता सबसे अधिक होती है और प्रतिरोधकता सबसे कम, वैसे पदार्थ हो गया चालक। अचालक क्या हुआ, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और जिनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है और चालकता बहुत ही कम होती है, उनको बोलते हैं अचालक। अर्धचालक सेमीकंडक्टर क्या हुआ, तो अर्धचालक वैसे पदार्थ हैं जिनमें सामान्य ताप पर कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक। और प्रतिरोधकता के बारे में क्या बोल सकते हैं कि जिनकी प्रतिरोधकता, अर्धचालकों के बारे में बोल रहे हैं कि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता अचालकों से अधिक, अचालकों से कम और चालकों से अधिक, मतलब इस दोनों के बीच में ये पड़ता है। आइए इसके बाद जरा एनर्जी बैंड का बात करते हैं। ऊर्जा पट्टी, ऊर्जा पट्टी या इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। देखिए यही समझना है, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि ठोसों में ऊर्जा पट्टी के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक को समझाइए। देखिए समझिए बात, जरा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए किसी आइसोलेटेड एटम का बात करते हैं। आइसोलेटेड एटम कहने का मतलब हो गया कि इसके सिर्फ एक परमाणु है, इसके अगल बगल में और कहीं कुछ नहीं है, जिसको विविक्त भी जिसको बोलते हैं, विलगित बोलते हैं। आइसोलेटेड एटम का बात किया। इसमें क्या हुआ कि परमाणु में क्या हुआ कि नाभिक रह गया, नाभिक में धनावेश हो गया,
और अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और हर कक्षा के लिए, हर ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एनर्जी लेवल है। हर ऑर्बिट के लिए हम लोग एनर्जी लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, इस तरह से एनर्जी लिखा जा सकता है। अब ठोस में क्या होता है, सॉलिड्स में क्या होता है कि सॉलिड तब बनते हैं जब बहुत से परमाणुओं को सब एक जगह कंप्रेस्ड आ जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है। कंप्रेस्ड कहने का मतलब ये हुआ कि आइसोलेटेड एटम में हुआ कि परमाणु सिर्फ अकेला हो। ये गैसीय अवस्था में जैसे सोडियम को देखिए तो वहां से परमाणु, एक परमाणु दूसरा परमाणु से बहुत दूर दूर रहता है। ठोस में क्या होता है कि परमाणु एक दूसरे के बहुत नजदीक रहते हैं, मतलब दो परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, 2 से 3 एंगस्ट्रॉम होती है। अब ठोसों में क्या होता है कि जब परमाणु एक दूसरे के बहुत निकट आते हैं तब का सिचुएशन जरा समझना है। ऊर्जा पट्टी का यही बेसिक है। जैसे ये नाभिक हो गया, ये कक्षाएं हो गई। दूसरा परमाणु बनाते हैं यहाँ पे, देखिए इसे कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे सिलिकॉन, सोडियम, कोई भी एक उदाहरण समझने के लिए। दोनों एक ही तत्व के 2 परमाणु हैं, आकार एक जैसा है। अब सुनिए, अगर इनको ठोस के रूप में रखना है, जैसे ठोस में जो क्रिस्टल बनता है इसको जालक भी बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। इसमें जब परमाणु एक दूसरे के बहुत निकट आते हैं तो इसमें जो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। देखिए बाहरी कक्षा क्या होता है कि एक दूसरे को ओवरलैप करता है, तो सिर्फ 2 दिखाएं ऐसा तो इसके हर तरफ से होगा। तो 2 परमाणु जब एक दूसरे के बहुत निकट आते हैं क्रिस्टल बनाने में या लैटिस बनाने में या जालक बनाने में, तो इनकी बाहरी कक्षाएं एक दूसरे पर अतिव्यापित होती हैं। तो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। प्रभावित इन द सेंस क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव है इसके अपने नाभिक का, और दूसरा परमाणु से अगर बहुत नजदीक आ जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन का भी इस पर प्रभाव पड़ेगा, इस नाभिक का भी इस पर प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। प्रभावित होने से क्या होता है, तो प्रभावित होने का सेंस क्या है कि देखिए क्या क्या बात बोले ये जरा समझिएगा कि ठोस के निर्माण में क्या हुआ कि परमाणु एक दूसरे के बहुत निकट आ जाते हैं। निकट आने से क्या हुआ कि बाहरी कक्षाएं एक दूसरे पर अतिव्यापित होती हैं, मतलब एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाता है। उससे क्या होता है कि बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। प्रभावित का सेंस ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की अपनी कक्षा में जो ऊर्जा है, जैसे आइसोलेटेड एटम के केस में जो ऊर्जा है और नजदीक नजदीक आने पर जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, उसमें इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, बाहरी कक्षा के बारे में बात हो रहा है क्योंकि प्रभावित कौन होता है तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है या प्रभावित होता है, जिससे इसकी ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाती है या थोड़ी सी घट जाती है। आइए इस बात को उदाहरण से देखते हैं। जैसे एक हम एटम लिए, हम सिलिकॉन का उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पे, ऐसे कोई भी उदाहरण लिया जा सकता है इस बात को समझाने के लिए। तो सिलिकॉन के लिए एटॉमिक नंबर है 14, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 4 और 6 10 2 12 3s2 3p2, ये लिखा हुआ है इधर एनर्जी। हाँ तो देखिए बाहरी कक्षा इसका 3rd ऑर्बिट हुआ। अगर ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड इन द सेंस विलगित, कहने का मतलब कि सिलिकॉन के अगल बगल में और कोई परमाणु नहीं है, तब क्या होता है कि हम लोग हर ऑर्बिट का अलग अलग एनर्जी लिख देते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी, सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट का, हर ऑर्बिट का एनर्जी ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ करके दिखाते हैं। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे लाइमन पावर सीरीज जो पढ़ते हैं उसमें, कि हर एक अलग अलग ऑर्बिट का हम लोग एनर्जी लिख सकते हैं। ये 1s का, 2s का, 2p का, 3s का, 3p का। तो अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, एकोमोडेशन के हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं या विन्यास के हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या हुआ बात कि जब परमाणु विलगित अवस्था में है तो इसके लिए हर ऑर्बिट के लिए अलग अलग डिस्क्रीट माने विविक्त आप एनर्जी लाइंस को खींच सकते हैं। तो इससे ये हो गया कि हर कक्षा के लिए इसका अपना अपना अलग अलग एनर्जी आप दिखा सकते हैं।
जब परमाणु नजदीक आते हैं ठोस के रूप में, ठोस बनने में, तो उस केस में बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब समझिए प्रभावित होने का मतलब क्या है। देखिए इस चित्र को, सिलिकॉन का उदाहरण लिए, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ये 2p है, 3s और 3p। देखिए कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 और 3p2। तो 3s में दो, इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा हुआ है। p की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉनों की, लेकिन इसमें 2 भरा हुआ है, बाकी 4 स्टेट इसका खाली है। अब देखिए बाहरी कक्षा इसमें कौन हुआ, तो ये हुआ 3s2 और 3p2। अब हम लोग जब इसका क्रिस्टल बनने के बारे में सोचते हैं या इसका लैटिस बनने के बारे में सोचते हैं, तो देखिए होता क्या है कि नाभिक के नजदीक माने अंदर वाली जो कक्षाएं हैं, इसकी ऊर्जा तो डिस्क्रीट ही रहती है, इस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 1s 2s 2p पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब इसकी एनर्जी को हम लोग ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते हैं। लेकिन पर ये जो दिखाए हैं, ये परमाणुओं के बीच की दूरी ज्यादा होने के केस में ऐसा है। मतलब दो परमाणु के बीच की दूरी अगर बहुत अधिक है या आइसोलेटेड है, दूर दूर स्थित हैं, तो आप ऐसा समझिए कि इस चित्र में इधर से ऐसा ही सिचुएशन दिखाया गया है कि सब के लिए आप अलग अलग लाइन खींच सकते हैं, ऊर्जा दिखा सकते हैं। अब इधर देखिए, ये जो एक्सिस है, एक्स अक्ष जिसको देख रहे हैं, ये लिखे हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, परमाणुओं के बीच की दूरी। अब अगर इधर आए हम लोग बाईं ओर, मतलब दूरी को कम करें, देखिए एक्सिस बनाए ये एक्स और वाई, तो इधर आगे बढ़ेंगे तो दूरी बढ़ेगा, नजदीक आएंगे तो दूरी घटेगा। ये है क्या, तो ये है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, है परमाणुओं के बीच की दूरी। अब नजदीक आएंगे मतलब परमाणुओं के बीच की दूरी करेंगे, ठोस बनने में क्या होगा कि परमाणु दूसरे के बहुत निकट निकट होगा। दूर नजदीक आने से क्या होता है कि देखिए आउटर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन्स है, माने एनर्जी लेवल है, वो क्या होता है, वो स्प्लिट हो जाता है। जैसे पहले एक लाइन आप देखें ना, जैसे इसके लिए सब कक्षा के लिए एक एक आप लाइन खींच सकते हैं जो इसकी ऊर्जा को निरूपित करता है। परमाणुओं के नजदीक आने से क्या होता है कि ये जो लाइन होता है, ये और कई लाइंस में टूट जाता है। प्रभावित होने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी ऊर्जा अब कोई एक लाइन नहीं दिखा करके, क्योंकि दूसरा परमाणु उसके बहुत अधिक नजदीक है और उसके चारों तरफ से ना परमाणु घिरा हुआ है वो, तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाती है और कुछ इलेक्ट्रॉनों की थोड़ी सी ऊर्जा घट जाती है। मतलब जो पहले आप एक लाइन से ऊर्जा दिखा रहे थे, वो अब क्या हुआ कि कई परत में टूट गया। तो ये जो परत में टूटा, कुछ की ऊर्जा बढ़ गई और कुछ की ऊर्जा घट गई। तो अब ये ऊर्जा लाइन के स्थान पर, मतलब डिसकंटिन्यूअस लाइन के स्थान पर ये क्या हो गया कि एक लाइन का सीरीज मिल गया, बैंड मिल गया, एक पट्टी मिल गया। तो इसी को बोलते हैं ऊर्जा पट्टी या एनर्जी बैंड। देखिए क्या हुआ कि बाहरी कक्षा, क्या बोले कि बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। प्रभावित होने का मतलब बाहरी कक्षा के कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है, कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा घट जाती है। तो देखिए 3s में क्या था, तो 3s2 था और 3p2 था। तो 3s कंप्लीटली फिल्ड था, 3p2 में 2 इलेक्ट्रॉन था, अभी 4 जगह इसमें खाली था। तो 3s जब परमाणु नजदीक आने लगा, देखिए ये दूरी है, नजदीक आने लगा, तो 3s का लेवल ऐसे टूट गया, एनर्जी लेवल था 3s टूट गया ऐसे, और 3p भी डिवाइड हो गया, टूट गया पतला पतला लाइंस में, ये बैंड्स में टूट गया। और क्या हुआ कि टूटने से ये दोनों ओवरलैप्ड हो गया, माने दोनों का एनर्जी लाइन एक दूसरे पर अतिव्यापित हो गया, मिल गया। अब इससे मिल जाने से क्या हुआ कि हमको 2 बैंड ऐसा मिलता है। एक बैंड मिलता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हुए रहते हैं, और एक बैंड ऐसा मिलता है जो इलेक्ट्रॉनों से खाली है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है। तो इसमें दोनों बैंड का अपना अपना नाम है। ये जो इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह से भरा हुआ है, और ध्यान दीजिए जैसे जैसे आप ऊपर उठते हैं ऊर्जा बढ़ता जाता है, तो हाईएस्ट एनर्जी का वो बैंड, ध्यान दीजिए हाईएस्ट एनर्जी का वो बैंड जो इलेक्ट्रॉनों से कंप्लीटली फिल्ड होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। देखिए ऊर्जा इसकी भी अधिक है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो वैसा बैंड जिसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, जो इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम लोग संयोजी बैंड या वैलेंस बैंड। संयोजी बैंड हाँ,
क्या हुआ कि इस बैंड जो इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह से भरी हुई है, इस बैंड को बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड। और संयोजी बैंड से ऊपर ऊर्जा का जो बैंड है, जो कंप्लीटली खाली रहता है, पूरी तरह से खाली होता है या आंशिक रूप से भरा होता है, तापमान बढ़ाने से ऐसा होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि संयोजी बैंड से अधिक ऊर्जा का ठीक ऊपर ऊर्जा वाला वैसा बैंड जो इलेक्ट्रॉनों से रिक्त होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड या चालन बैंड। चालन बैंड, कंडक्शन बैंड। एक बार हम जल्दी से इतना बात को फिर से आपसे बोलना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ। देखिए क्या बोले सेमीकंडक्टर्स के बारे में, या पहले तो अभी ऊर्जा पट्टी के बारे में, जो एनर्जी बैंड है उसके बारे में बात हम लोग समझ रहे हैं। एनर्जी बैंड जब सीख जाएंगे ना, तब समझ जाएंगे कि चालक, अचालक और चालक कैसे क्या काम करता है। अभी बात सिर्फ यही हो रहा है, बात सिर्फ अभी यही हो रहा है कि जब ठोस का निर्माण होता है, कोई लैटिस या जालक बनता है, तो उसमें क्या होता है कि परमाणु एक दूसरे के बहुत निकट रहते हैं। बहुत एक दूसरे के निकट रहने से क्या होता है कि परमाणु के बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, इस प्रक्रिया में दूसरे परमाणु के बाहरी कक्षा से सबसे अधिक प्रभावित होता है। प्रभावित का सेंस कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाती है या थोड़ी सी घट जाती है। मतलब जैसे देखिए सिर्फ अकेला ये था तो इसकी ऊर्जा को एक लाइन से ऐसे दिखा सकते हैं, जब मिल गया तो ऊर्जा थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा घट गया, मतलब ये एक लाइन नहीं होकर के एक बैंड हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ, जैसे 3s भी आगे दूरी कम करने से, परमाणुओं के बीच की दूरी कम करने से 3s एनर्जी स्टेट जो था वो स्प्लिट हो गया, मतलब आगे दो ऐसे बट गया, मतलब दो भाग में बट गया। 3p भी बट गया। इनके ओवरलैपिंग से हमको दो बैंड ऐसा मिला, जिसमें एक बैंड ऐसा था जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरा हुआ था, इसको बोलते हैं संयोजी बैंड, और इसके ऊपर का बैंड जो खाली था इसको बोलते हैं चालन बैंड या कंडक्शन बैंड। अब समझिए बात कि कोई पदार्थ, कोई मटेरियल तभी चालक के जैसा व्यवहार करता है, चालक के जैसा कोई तभी व्यवहार करता है जब उसके इस कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड बोलते ही उसको है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं। कंडक्शन बैंड खाली होता है। चालक वैसे पदार्थ होते हैं जिसके, माने कोई पदार्थ चालक तब होगा जब उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है। तो अचालक में आप क्या समझ सकते हैं कि अचालक में क्या होता होगा, तो कहेंगे कि अचालक में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसका मतलब उसका कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली होगा। चालक क्या होता है, तो चालक उसको बोलते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत संख्या में होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होगा बहुत संख्या में, तो अब यहां पर बात आता है कि एनर्जी गैप का, ऊर्जा अंतराल का। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो ऊर्जा का अंतर होता है, इस ऊर्जा के अंतर को बोलते हैं Eg या ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या हुआ कि संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच जो ऊर्जा का अंतर होता है इसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। समझिएगा बात। अब क्या बोलते हैं आगे, चालक के लिए, कंडक्टर्स के लिए Eg का मान होता है 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि किसका, चालक के केस में, कंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप्ड होता है। मतलब चालन बैंड और संयोजी बैंड मिले हुए रहते हैं। मिलने से क्या हो गया कि जो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड बोलते ही उसको है जिसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ये दोनों बैंड अगर मिल गया, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वही इलेक्ट्रॉन किस में है, कंडक्शन बैंड में है। ध्यान दीजिए क्या बोले कि कंडक्टर के लिए ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है। ये ऊर्जा अंतराल क्या होता है,
तो ऊर्जा अंतराल होता है कि चालन बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, मतलब चालन पट्टी और संयोजी पट्टी के बीच जो ऊर्जा का अंतर होता है उस अंतर को बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। चालक किसको बोलते हैं? तो चालक वो हो गया जिसके लिए ऊर्जा अंतराल का मान 0 हो गया। ऊर्जा अंतराल 0 कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कूद करके कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कोई ऊर्जा नहीं चाहिए। तो इसका तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिला हुआ रहता है, ओवरलैप्ड रहता है। तो यही कारण है कि चालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। शायद आप बात ये अब समझ गए होंगे कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का कारण क्या है कि वैलेंस बैंड वो पट्टी है, ऐसा इलाका है जिसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स रहता है, इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से ये भरा हुआ रहता है। और चालन पट्टी क्या हुआ? जो खाली रहता है। कोई पदार्थ तभी चालक कहलाएगा जब चालन पट्टी में इलेक्ट्रॉन रहेगा, तभी वो चालक कहला सकता है। तो चालक कहते किसको हैं? चालक कहते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है। तो चालक में होता क्या है कि चालक के लिए संयोजी बैंड और चालन बैंड मिले हुए रहते हैं। मिलने से क्या हो गया कि जितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वही इलेक्ट्रॉन किस में भी माना जाएगा? तो वही इलेक्ट्रॉन माना जाएगा कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड मतलब कि चालन बैंड में या चालन पट्टी में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो पदार्थ कैसा होगा? तो वो पदार्थ क्या होगा? तो चालक होगा। तो क्या लिखें कि चालक के लिए ऊर्जा अंतराल का मान 0। ऊर्जा अंतराल का मतलब क्या कि कंडक्शन बैंड मतलब चालन पट्टी एवं वैलेंस बैंड संयोजी पट्टी के बीच ऊर्जा का अंतर। तो चालक में Eg का मान, एनर्जी गैप का मान 0 हो गया। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन संयोजी पट्टी में है वही इलेक्ट्रॉन किस में माने जाएंगे? तो वही इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे चालन पट्टी में भी। इसका मतलब कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कोई कमी नहीं होगी। चालक वैसे पदार्थ इसीलिए कहे जाते हैं कि जिसमें ढेर सा मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है। आइए अब अचालक के बारे में सीखें। अचालक क्या होता है? अचालक के केस में Eg का मान, एनर्जी गैप का मान, ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन को, जहां पर इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा जगह है? तो वो है ये वैलेंस बैंड। और जहां इलेक्ट्रॉन रहने से वो पदार्थ चालक हो सकता है, मतलब चल सकता है, वो कौन सा बैंड है? तो उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कूद करके चालन बैंड में जाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा का मान क्या है? तो वही ऊर्जा तो Eg है। इस दोनों के बीच ऊर्जा का अंतर ही तो Eg है। चालक के केस में क्या हुआ कि Eg का मान 0 हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन को कूदने के लिए कोई ऊर्जा का जरूरत नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो इसमें है, समझिए इसमें ये दोनों मिला हुआ रहता है। अचालक में इस ऊर्जा अंतराल का मान कितना है? तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन यहां से कूद करके इस पट्टी में पहुंच जाएगा। लेकिन समझिए अचालक वैसे पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा प्राप्त ही नहीं हो पाती है। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त करने का कारण है उसको आप गर्म कर दीजिए, गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन इससे कूद करके किस में चले जाए? कंडक्शन बैंड में। यही कारण है कि अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अचालक के लिए एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। चालक के लिए ऊर्जा अंतराल का मान कितना? तो 0। अब आइए अर्धचालक के बारे में देखते हैं। अर्धचालक सेमीकंडक्टर वैसे पदार्थ हैं जिनके लिए ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है। अब इसका मतलब यह हुआ कि ऊर्जा अंतराल का मतलब यही था कि इलेक्ट्रॉन इतना ऊर्जा अगर दे देते हैं, मतलब ये जो ऊर्जा अंतराल है उतना ऊर्जा अगर इसको मिल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से कूद करके यहां चला जाएगा। सामान्य ताप पर या कम ताप पर, निम्न ताप का बात करें जैसे 0 के, इस ताप पर इलेक्ट्रॉन में इतनी ऊर्जा नहीं होती है। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही ऊर्जा होती है जिससे इलेक्ट्रॉन
वैलेंस बैंड से कूद करके चालन बैंड में नहीं पहुंच पाता है। अब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया, इसका मतलब है कि वह उस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो पदार्थ कैसा व्यवहार करेगा? तो वो पदार्थ अचालक की तरह व्यवहार करेगा। एक बार फिर सुनिए बात को। अर्धचालकों के लिए ऊर्जा अंतराल का मान है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। तो लो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन को उतनी ऊर्जा नहीं हो पाती है तापमान कम रहने से, जिससे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद करके किस में चला जाए? चालन बैंड में चला जाए। और चालन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब वो पदार्थ कैसा है? तो वो पदार्थ अचालक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, इसका मतलब वो पदार्थ क्या हो गया? तो अचालक हो गया। यही कारण है कि लो टेम्परेचर पर, कम तापमान पर अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करते हैं? तो अचालक की तरह व्यवहार करते हैं। अब टेम्परेचर अगर इसका बढ़ाएं, किसी अर्धचालक का तापमान अगर बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का देखिए ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो अगर तापमान बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा ग्रहण कर लेता है जिससे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद करके किस में चला जाए? तो कंडक्शन बैंड में चला जाए। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद करके चला गया किस में? कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब हमको मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलने लगा, और मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलने लगा, इसका मतलब वो किसके जैसा व्यवहार करने लगा? तो वो चालक की तरह व्यवहार करने लगा। तो ऐसा कब होगा? तो तापमान बढ़ाने पर ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन किसके जैसा व्यवहार करेगा? वो पदार्थ किसके जैसा व्यवहार करेगा? तो चालक की तरह। तो आइए 3 कैटेगरी में बात हो गया। एक हो गया चालक, एक हो गया अचालक, और एक हो गया अर्धचालक। और एनर्जी बैंड क्या हो गया कि ठोस में क्या होता है कि परमाणु एक दूसरे के बहुत अधिक नजदीक होते हैं, जिससे उनकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है, उससे क्या होता है कि उसकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कुछ बढ़ जाती है और कुछ घट जाती है। कहने का मतलब वो ऊर्जा अब अलग अलग एक पट्टी में बढ़ जाता है। और ये बाहरी कक्षा जो ओवरलैप होता है, उससे क्या होता है कि एक ऐसी कक्षा प्राप्त होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जो अधिकतम मैक्सिमम एनर्जी का वैसा बैंड जो इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से फिल्ड होता है, उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। और इससे अधिक ऊर्जा का नेक्स्ट जो होता है एनर्जी बैंड, जो कंप्लीटली एम्प्टी होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो ये है चालन बैंड और ये है संयोजी बैंड। वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड नाम से देखिए, चालन का मतलब होता है कि जो चालक के जैसा व्यवहार करेगा। तो चालन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो चालक की तरह व्यवहार करेगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो चालक की तरह व्यवहार नहीं करेगा। मतलब कोई भी मटेरियल तभी कंडक्टर हो सकता है जब उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है? तो वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके इसमें आ सकता है। तो कब आ सकता है? तो चालक के लिए एनर्जी गैप का मान 0। इलेक्ट्रॉन इस बैंड से इस बैंड में कूद करके जो जाएगा, तो उसको जो ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं? तो उस ऊर्जा को बोलते हैं ईजी एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल। चालक के लिए एनर्जी गैप का मान 0, मतलब इलेक्ट्रॉन को कूदने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, ये दोनों एक ही साथ मिले हुए रहते हैं। इसका मतलब है कि चालक वैसे पदार्थ होंगे जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अचालक के लिए ऊर्जा अंतराल का मान ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए असंभव हो जाता है कि वो संयोजी बैंड से कूद करके किसमें चला जाए? चालन बैंड में, क्योंकि इस ऊर्जा का मान बहुत ही अधिक हो गया। आप इस अचालक को गर्म ही कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन को उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी जिससे कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद करके चालन बैंड में चला जाए। और अर्धचालक वैसा पदार्थ है जिसके लिए ऊर्जा अंतराल का मान लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब कम तापमान पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कूद करके चालन बैंड में नहीं जा पाएंगे। मतलब निम्न ताप पर अर्धचालक अचालकों की तरह व्यवहार करेंगे। एट लो टेम्परेचर दिस सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर। और आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके चला जाएगा कहाँ? चालन बैंड में।
जैसे उदाहरण देखिए अर्धचालक में, अब तो आगे सिर्फ अर्धचालक के बारे में बात होना है। अर्धचालक में दो हम लोग को मिलेगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ग्रुप 4 का एलिमेंट है। सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए 0.7 है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या बोले हैं कि अर्धचालक वैसे पदार्थ हैं जिसके लिए एनर्जी गैप का वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो ये हुआ एनर्जी बैंड के बेसिस पर चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में। यहाँ पे एक दो बात आप जरूर ध्यान देना चाहेंगे। एक तो क्या क्या कि लो टेम्परेचर पर क्या होता है, तो अर्धचालक अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, अर्धचालक अचालक की तरह व्यवहार करते हैं। और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के इसमें चले जाते हैं, तो उनका क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलने लगते हैं। चालक के बारे में आप शायद जानते होंगे कि तापमान बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से, इंक्रीज करने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। तापमान बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और तापमान घटाने से चालक का प्रतिरोध घटता है। इसका रीजन है कि चालक में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स जो गति करते हैं, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम कम हो जाता है। तो एक्सप्रेशन जब पढ़ेंगे उसमें रो का एक्सप्रेशन आता है me/ne² टाउ। तो उससे हम लोग इसका मतलब इसका प्रूफ देंगे वहां पर कि इस कारण से ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन के टक्कर में जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, वो टाउ घट जाता है, जिससे रो का मान बढ़ जाता है, मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब प्रतिरोध बढ़ता है। अर्धचालक के केस में क्या हुआ कि तापमान बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध घटता है और अगर तापमान कम करते हैं तो इसका प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए दोनों में उल्टा रिलेशन है, ध्यान रखेंगे। चालक के बारे में क्या हुआ कि तापमान बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटाएंगे तो इसका प्रतिरोध घटेगा। अर्धचालक में क्या हुआ, तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है, या प्रतिरोधकता भी वही बोल सकते हैं आप, यहाँ पे आर बोल सकते हैं या रो भी बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। और तापमान कम करने से प्रतिरोध बढ़ता है या प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। चालकता बोलने में इसका रिवर्स बोलेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक का टाइप्स है, जिसमें प्योर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। तो एक क्लास में अभी इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर सेमीकंडक्टर इसका टाइप्स पढ़ेंगे।